हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात होगी कुछ और मनोवैज्ञानिकों के बारे में, कुछ और मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत दिए थे लर्निंग को लेकर के, उसके बारे में बात होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने एक सिद्धांत को पढ़ा था लर्निंग को लेकर के, जो सिद्धांत था, तो उस सिद्धांत को पढ़ा था। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग कुछ और सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जो पिछला वीडियो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लर्निंग का जो पहला सिद्धांत हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं कि उनके मुख्य नियम क्या थे, उनके गौण नियम क्या थे, प्राइमरी रूल्स क्या थे, उनके सेकेंडरी जो रूल्स वो क्या थे। तो उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका एक सीक्वेंस बना रहे, एक लिंक बना रहे आपका, वन बाय वन आप देखते जाइए। तो आज की वीडियो में बात होगी पावलोव के बारे में। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उसके रियल लाइफ से क्या मायने निकाले जा सकते हैं, उसका क्या लिंक है हमारी रेगुलर लाइफ में, इसको क्यों पढ़ाया जाता है, इसको मनोविज्ञान में क्यों रखा गया है, पावलोव के सिद्धांत को क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद आज हम लोग स्किनर के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो कोहलर ने सिद्धांत दिया था इनसाइड थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आज की वीडियो में 3 सिद्धांतों पे बात होगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपके जो तीनों सिद्धांत हैं वो एक ही वीडियो से पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाए। किसी भी प्रकार से अगर सवाल पूछता है तो वो आपसे गलत ना हो। तो आज की वीडियो में सारे पहलुओं को हम लोग देखेंगे कि पावलोव की थ्योरी क्या कहती है, पावलोव की थ्योरी के अलग अलग नाम क्या हैं, तो उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आगे वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जल्द ही हम इस सीरीज में, जैसा कि हमारा CDP का सीरीज चल रहा है, तो हम लगभग 50% से ज़्यादा कवर हम कर चुके हैं। उसके बाद जितना भी बचा है उसको हम आगे कवर करते रहेंगे, और जल्द ही आपके लिए मैथ के वीडियो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो पावलोव का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पहला सवाल यही बन जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था। तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, उसको किसने दिया था, I.P. पावलोव ने। पावलोव जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अब इनका सिद्धांत क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन इनके कुछ अलग अलग नाम हैं इनके सिद्धांत के, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कभी पूछ लिया जाएगा कि कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी किसने दी थी, तो कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ही कहा जाता है, जो पावलोव ने दिया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या होता है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। कभी पूछा जाएगा कि अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने ही दिया। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। तो इनके सिद्धांतों के अलग अलग नाम हैं, और इन नामों को आपको याद रख लेना है, क्योंकि कभी भी किसी भी नाम से सवाल पूछा जा सकता है, और पूछा गया है, इसलिए इनके नामों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इनके ये अलग अलग नाम हैं। तो इन सारे सिद्धांतों को देने वाले कौन थे, पावलोव थे, और ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था कुत्ते पे, इन्होंने एक कुत्ते पे प्रयोग किया था, जिसके लिए इनको क्या हुआ, नोबेल भी मिला था। कुत्ते की जो पाचन क्रिया होती है, उस कुत्ते की पाचन क्रिया के शोध पर को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1904 में, कुत्ते की पाचन क्रिया पे शोध के लिए। तो कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि कुत्ते पर जो शोध किया गया था, कुत्ते पर जो प्रयोग किया था जिस मनोवैज्ञानिक ने, उनका क्या नाम है, तो वो I.P. पावलोव, जो रूस के थे मनोवैज्ञानिक। ये भी सवाल यूपी टेट वाले पूछ लेते हैं कि पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो पावलोव कहाँ के थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अब इनका सिद्धांत क्या कहता है उसको समझते हैं। इनका सिद्धांत ये कहता है कि जैसे हमने यहाँ पे थ्योरी लिख दिया, तो अभी हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रियाएं होती हैं। अब जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रिया का क्या मतलब, जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रिया का मतलब ये होता है कि वो नेचुरली आपके अंदर एक्टिविटी होती रहती है, जैसे रोने की एक्टिविटी, भूख लगने की एक्टिविटी। तो कुछ ना कुछ जो नेचुरल एक्टिविटी होती है वो जन्मजात होती है। तो वही कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रिया होती है, जो उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर अनुक्रिया प्रकट होने लगती है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपको भूख लगी है, जो भूख लगना तो प्राकृतिक होता है, तो अगर आपको भूख लगी है और आपके सामने खाना आ जाता है, जब खाना आएगा तो आपके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाएगा।
अब ये कि चूंकि ये नेचुरली हो रहा है, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझ कर लार नहीं टपका रहे हैं, ये नेचुरली होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रियाएं होती हैं जो उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रिया प्रकट होने लगती है। जैसे ही हमने भोजन देखा तो हमारे मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। तो यानी कि ये प्राकृतिक जो हमारी अनुक्रिया है नेचुरली, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरली हो रही, ऑटोमेटिक हो रही है। तो यही कहते हैं कि जब किसी अप्राकृतिक उद्दीपक को, अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, अभी तक कहते थे कि कुछ हमारे अंदर जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रियाएं होती हैं। जब हमारे सामने किसी भी प्रकार का उद्दीपक जो हमें स्टिमुलेट करता है, जैसे भोजन क्या हुआ, स्टिमुलेट करने वाली चीज़ हो गई। अब भोजन हमें देख करके स्टिमुलेट कर रहा है तो हमारे मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। अब ये क्या कहते हैं कि किसी अप्राकृतिक उद्दीपक को किसी प्राकृतिक उद्दीपक के साथ अनेक बार रख दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई प्राकृतिक उद्दीपक जो हमारे सामने रखा गया है, जैसे हमारे सामने भोजन रखा गया था, अब उस भोजन के साथ कोई अप्राकृतिक उद्दीपक को जोड़ दिया जाता है। तो जब हम बार बार उसको, अभी ये आपको समझ आएगा जब हम एग्जाम्पल बताएंगे, तो अनेक बार रखा जाता है तो इस परिस्थिति में अप्राकृतिक उद्दीपक का प्राकृतिक उद्दीपक की प्राकृतिक अनुक्रिया के संबंध जुड़ जाता है। अब ये थ्योरी हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगे, अब लेकिन इसका प्रैक्टिकल फॉर्म जो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते को लेकर के, उसको समझते हैं कि इन्होंने जो प्रयोग किया था कुत्ते को लेकर के वो क्या था। उसके बाद हम अगेन इस थ्योरी के बारे में फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब इसके प्रयोग के माध्यम से हम इनकी थ्योरी को समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है कुत्ता, अब ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं आता तो इसलिए हम इसी तरह से आपको समझाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक कुत्ता है, अब ये कुत्ता यहाँ पे है, बंधा हुआ है, और यहाँ पे हम रख देते हैं भोजन, यहाँ पे क्या रख देते हैं, भोजन। अब जैसे ही ये कुत्ता, इस कुत्ते को हमने बांध रखा है, तो जैसे ही ये कुत्ता इस भोजन को देखेगा तो भोजन को देखने के बाद इस कुत्ते के मुख से क्या होगा, लार टपकना शुरू हो जाएगा। यानी कि कुत्ते के जो मुंह से लार टपक रहा है वो क्या है, प्राकृतिक अनुक्रिया है, यानी कि ये नेचुरली हो रही है। और जो हमने भोजन रखा है ये प्राकृतिक उद्दीपक है, यानी कि जैसे ही ये भोजन को देखता है इसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद अब क्या करते हैं, ये पावलोव करते हैं कि अब ये भोजन था, अब ये क्या करते हैं, एक घंटी लगा देते हैं, एक मान लेते हैं ये बेल हो गई घंटी। अब घंटी लगा करके इस भोजन को इस घंटी के साथ ये क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कैसे कि अब पहले भोजन, यहाँ पे भोजन हटा देते हैं, अब यहाँ पे ये बेल बजाते हैं, जैसे ही रिंग बजाएंगे, जैसे ही रिंग बजाते हैं तो रिंग बजाने के बाद यहाँ पे भोजन ला के रख देते हैं। तो एक दिन पता चला, जैसे कुत्ता था, अब कुत्ता देखा कि जैसे ही घंटी बजी तो भोजन आ गया यहाँ पे, अब इसके मुंह से लार आना शुरू हो जाएगा क्योंकि घंटी बजने के बाद भोजन इसको दिखाई दिया। अब भोजन दिखाई देने के बाद इसके मुंह से ऑटोमेटिक लार आना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया पहले दिन का। अब दूसरे दिन क्या करते हैं, फिर से भोजन नहीं था न तो घंटी थी, अब ये फिर से घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने के बाद फिर से भोजन ला के रख देते हैं। तो फिर से कुत्ता अब ये क्या देखा, कुत्ता देखता है कि जैसे ही घंटी बजी फिर से भोजन आ गया। तीसरे दिन फिर जैसे ही घंटी बजती है फिर भोजन आ जाता है। तो कुत्ता अपने मस्तिष्क मन में ये समझ लेता है कि जैसे ही घंटी बजेगी, अपने घंटी के साथ अपने आप को कोरिलेट कर लेता है कि जैसे ही घंटी बजेगी वो हमारे सामने भोजन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये घंटी जैसे ही बजाएंगे, अब कुत्ता समझ चुका है कि भोजन आने वाला है, तो उसके मुंह से ऑटोमेटिक लार आना शुरू हो जाएगा। तो यही वो कहते हैं कि प्राकृतिक उद्दीपक को जब अप्राकृतिक उद्दीपक के साथ जोड़ दिया जाता है। अब हमने क्या किया, पहले तो ये भोजन को हटा दिया था, जैसे घंटी बजाई तो अब ये कुत्ता समझ चुका था कि अब भोजन आने वाला है, तो भोजन आने वाला है इसको समझते ही इसके मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। यानी कि ये अप्राकृतिक उद्दीपक था, तो अप्राकृतिक उद्दीपक को प्राकृतिक उद्दीपक के साथ जोड़ दिया जाता है। तो यही था इनका एक्सपेरिमेंट। अब फिर से एक बार थ्योरी पे आते हैं। अब थ्योरी फिर से देखें कि अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रियाएं होती हैं जो उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रियाएं प्रकट होने लगती हैं। यानी कि जैसे ही हमारे सामने जैसे कुत्ता जो था उस कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, यानी कि उसको उद्दीपित करने वाली चीज़ रखी गई, तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं कि जब किसी अप्राकृतिक उद्दीपक को, यानी कि अप्राकृतिक उद्दीपक का मतलब जैसे घंटी, अब घंटी को किसी प्राकृतिक उद्दीपक यानी भोजन के साथ हमने ऐड कर दिया। पहले हम घंटी बजाते थे
तो कुत्ता धीरे धीरे ये आदत उसकी पड़ चुकी है, ये समझ चुका है कि जैसे घंटी बजेगी वैसे ही भोजन आएगा। तो जैसे ही घंटी बजती थी तो भोजन आने के ये सोच करके भोजन आएगा तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। यानी अप्राकृतिक उद्दीपक को प्राकृतिक उद्दीपक के साथ क्या हुआ, जोड़ दिया गया। तो पावलोव का यही थ्योरी था। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे यूज का क्या है, इसमें हमें क्या फ़ायदा है जो इन्होंने प्रयोग किया था, ये हमारे डेली लाइफ में क्या फ़ायदा करेगा। तो इसको समझने के लिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि इस थ्योरी का हमारे डेली लाइफ बाल मनोविज्ञान में CDP में इसको रखा क्यों गया है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अब इसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है इसको समझिए। मान लेते हैं कि एक आदमी है, अब ये आदमी अपने घर पे आता है। अपने घर पे जब आता है तो ये कैप लगाया हुआ है और टी-शर्ट पहना हुआ है। तो जब कैप और टी-शर्ट इस ड्रेस में ये अपने बच्चे से कहता है कि चलो चलते हैं पार्क, तो अपने इस बच्चे को क्या कर देता है, ये पार्क लेकर के चला जाता है पहले दिन। फिर दूसरे दिन ये आदमी क्या करता है, कैप लगा के टी-शर्ट पहन करके आता है और बच्चे से कहता है कि चलो पार्क चलते हैं, तो पार्क लेके चला जाता है। फिर तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे ऐसे लेकर के चला जाता है। तो उसके बाद जब एक समय ऐसा आएगा कि जब भी बालक ये अपने पिता को देखेगा कैप और टी शर्ट में जैसे ही इसको देखेगा, अपने पिता को जैसे ही बालक देखेगा कैप और टी शर्ट में, वो समझ जाएगा कि अब हमें पार्क जाना है। यानी कि ये जो बालक था, ये बच्चा जो था, अपने आप को कैप और टी शर्ट के साथ एसोसिएट कर लिया है। जैसे यहाँ पे कुत्ता क्या था, कुत्ता घंटी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया था कि जैसे ही घंटी बजेगी हमारे सामने भोजन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चा अब अपने आप को एसोसिएट कर पा रहा है कैप और टी शर्ट के साथ कि जैसे ही पिताजी कैप और टी शर्ट में दिखेंगे तो हमें अब पार्क जाना है। तो ये अब वो समझ चुका है। तो आदत बनवाने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों में जो आदत बनवाई जाती है, जो रूटीन तय करवाया जाता है, तो उनके अंदर जो अनुशासन लाया जाता है, तो उस पर ये काफ़ी यूज आता है। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इनका जो यूज है वो किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ए है। अब ये आदमी जहाँ पे काम करता है, अपने ऑफिस में काम करता है, मान लीजिए कि उस समय उसकी जो काम करने की दशा थी उसके अनुकूल नहीं थी, तो वो गुस्से में आदमी था। तो जैसे ही वो गुस्से में था तो घर पहुँचते ही क्या करता है, दरवाजे को ज़ोर से धक्का देता है। और उसके बाद जो उसके बच्चे थे, उस बच्चे पे अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा उतारता है, चिल्लाने लगता है। एक दिन किया, दूसरे दिन जैसे फिर ये पहुंचा घर, फिर दरवाज़ा को पीटने लगा। दरवाज़ा पीटने के बाद अपने बच्चे पे फिर से गुस्सा उतारने लगा, उसको पीटने लगा। तीसरे दिन फिर इस तरह से किया। अब धीरे धीरे ये बच्चा समझ गया है कि जैसे ही पिताजी ऑफिस से घर पहुँचे और दरवाज़ा उन्होंने ज़ोर से खटखटाया या दरवाजे को पीटा, तो वो समझ चुका है कि अब वो हमारे ऊपर गुस्सा उतारेंगे। यानी कि इस दरवाजे के पीटने के माध्यम से बालक अपने आप को एसोसिएट कर ले रहा है कि जैसे ही दरवाज़ा पीटा जाएगा वैसे ही हमारी भी पिटाई हो जाएगी। यानी कि बालक अपने आप को एसोसिएट कर पा रहा है कि इस घटना के माध्यम से। तो यही पावलोव का जो सिद्धांत है, ये डेली लाइफ में इसी तरह का यूज होता है। जो शिक्षक होते हैं ये काफ़ी यूज में लाते हैं इस चीज़ को। तो पावलोव के सिद्धांत के बारे में आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये है कि इनके नामों को याद रखना है कि इनके किस नाम से ये सवाल पूछे जाते हैं, पहला चीज़। दूसरा कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये 2-3 चीज़ें जो होती हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा ये जोर किस पे दे रहे हैं, पावलोव सबसे ज़्यादा जोर किस पे दे रहे हैं, पावलोव सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं पुनरावृत्ति पे। किस पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, पुनरावृत्ति पे। यहाँ पे क्या था, जैसे ही टी शर्ट और कैप में देखा ये बालक अपने पिता को, तो अब ये कहते हैं कि पार्क ले जाने के लिए पार्क चले जाता है। अगले दिन फिर उसी रूप में देखता है तो फिर वो पार्क जाता है, फिर तीसरे दिन भी देखता है तो पार्क जाता है। अब ये बच्चा अपने आप को समझ गया है कि जैसे ही पिताजी टी शर्ट और कैप में दिखाई देंगे तो पार्क ही ले जाएंगे। यानी कि बार बार एक ही चीज़ हो रही थी, तो ये अपने आप को इसके साथ एसोसिएट कर लिया कि जैसे ही कैप और टी शर्ट में दिखेंगे तो अब पार्क जाना तय हो जाता है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, जो पावलोव का सिद्धांत है, उसमें सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति पे जोर दिया जाता है।
तो ठीक उसी प्रकार से इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पहले घंटी की जब घंटी बजती थी तो कुत्ते को ये नहीं समझ आता था कि इसके बाद भोजन आएगा, लेकिन एक बार हमने एक्टिविटी की, घंटी बजाया, भोजन ला के रख दिया, फिर दूसरे दिन फिर घंटी बजी, फिर भोजन आ गया, तीसरे दिन फिर घंटी बजी, फिर भोजन आ गया, चौथे दिन फिर घंटी बजी, फिर भोजन आ गया। अब पाँचवें दिन अब ये कुत्ता समझ गया है कि जैसे ही घंटी बजेगी भोजन आ जाएगा। यानी कि जब एक ही एक्टिविटी को बार बार कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे कर रहे हैं, पुनरावृत्ति करने पे, बार बार एक्टिविटी करने पे। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है पावलोव के सिद्धांत में। अब इससे ज़्यादा और कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो अब अगले सिद्धांत पे हम आते हैं। जो अगला हमारा सिद्धांत है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला सिद्धांत है कि स्कीनर का सिद्धांत। अब उसको देख लेते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि वो सिद्धांत क्या कहता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? BF स्कीनर ने दिया था। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये है कि इनके जो नाम हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी। कि फ्रेंड्स इस नाम को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इनके जो अनेक अनेक उपनाम दिए गए हैं, जैसे हमने पावलोव में कई उपनाम पढ़े, जैसे हम यहाँ पे BF स्कीनर का जो सिद्धांत है इसमें कई उपनाम पढ़ेंगे। तो इन नामों को याद रख लेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन पैदा किया जाएगा एग्जाम में, तो वो किसी भी नाम से पूछ लेगा आपसे, तो आप जानकर भी सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके जो नाम हैं उनको नाम को किसी भी तरह से आपको याद रख लेना है। अब जैसे ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको संक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको तो याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि स्कीनर यस से आते हैं, तो यस से आप याद रखिए सक्रिय और यस से संक्रियात्मक, यस से सक्रिय, यस से संक्रियात्मक और यस से स्कीनर, तो तीन तो इसी तरह से याद हो जाएंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, सवाल पूछा जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, BF स्कीनर ने दिया। सवाल पूछा जाएगा कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा BF स्कीनर। सवाल पूछा जाएगा कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो अगेन आंसर विल बी कि BF स्कीनर। और फिर सवाल पूछा जाएगा कि संक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो BF स्कीनर ने ही दिया है। तो इसी तरह से सवाल पूछे गए हैं। सवाल जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं लर्निंग का जो चैप्टर पढ़े, जब भी हमने पावलोव को पढ़ा, हम फिर जब हमने थार्नडाइक को पढ़ा, हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो ये जो स्टेट के जो टेट एग्जाम होते हैं, स्टेट की जो पात्रताएं परीक्षा होती हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कई बार सवाल इससे पूछे गए हैं कि सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से, संक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इनके नाम से कई बार सवाल बने हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, BF स्कीनर ने दिया। अब ये BF स्कीनर कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। BF स्कीनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहा और कबूतर पे प्रयोग किया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चूहे पर कौन प्रयोग किया था, तो चूहे पर प्रयोग किया था स्कीनर ने। कबूतर पर कौन प्रयोग किया था, तो कबूतर पर प्रयोग किया था स्कीनर ने। और इनकी किताब का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या किताब का नाम है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप समझ गए तो उस समझने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका वास्तव में क्या महत्व है किसी भी बालक के जीवन में, कि इसका क्या महत्व है, इस चीज़ को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका डेली व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। तो इसको एक बार समझते हैं कि इनका जो प्रैक्टिकल इन्होंने जो किया था उसको समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक मान लेते हैं ये बॉक्स है। अब ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में इन्होंने एक चूहे को बंद कर दिया। इस बॉक्स में क्या किया, एक चूहे को बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक लगा दिया, मान लेते हैं लीवर, यहाँ पे एक लीवर लगा दिया, और इस लीवर के माध्यम से खुलता था गेट। और जैसे ही गेट खुलता था, ये था मान लेते हैं भोजन। तो इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स था, उस बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया। अब जब बॉक्स में चूहे को इन्होंने बंद कर दिया और यहाँ पे एक लीवर लगा है, इस लीवर के माध्यम से खुलता है गेट। जैसे ही गेट खुलता है तो ये भोजन आ जाता है। तो अब चूहे को पता नहीं था कि भोजन, जब जैसे ही चूहे को ये नहीं पता था कि अगर हम लीवर को दाबेंगे तो भोजन आ जाएगा।
तो जब चूहा अंदर था तो उसकी स्वाभाविक एक्टिविटी थी कि वो कभी यहाँ कूदता, कभी यहाँ कूदता, कभी यहाँ कूदता, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो चूहा अंदर कूद रहा था, उस बॉक्स में चूहा इधर उधर कूद रहा था। अचानक क्या हुआ कि ये घटना घटी कि इसका जो चूहा था वो कूद गया लीवर पे। एक बार क्या हुआ कि चूहा कूद गया लीवर पे। जैसे ही चूहा लीवर पे कूदा तो ये गेट खुल गया। अब जैसे ही गेट खुल गया तो ऑटोमेटिक इस तरह की सेटिंग थी, ये भोजन इसके सामने आ गया। अब जैसे ही भोजन इसके सामने आया तो चूहा भोजन को खा जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता ये चला कि बार बार एक्टिविटी कर रहा था, लेकिन एक बार एक्टिविटी सही हो गई। जैसे ही एक्टिविटी सही हुई इसके सामने भोजन आ गया। अब जैसे ही भोजन ये खा लिया, जब भोजन खा लेगा तो इसके अंदर पुनर्बलन आ जाएगा, इसके अंदर प्रोत्साहन आ जाएगा। तो फिर से जब इसको बंद करेंगे हम, जब बंद करेंगे तो फिर चूहा क्या होगा, सीख जाएगा कि अगर हम इस पर कूद जाएंगे तो हमारे सामने फिर से भोजन आ जाएगा। तो चूहा फिर से कूदता है, फिर से भोजन आ जाता है। तो यही उन्होंने प्रयोग किया था। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा, या फिर इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकलता है? हमारा कंक्लूज़न ये निकलता है कि पहले चूहे ने क्या किया, पहले चूहे ने एक्टिविटी की। हालांकि चूहे को पहले से नहीं पता था कि लीवर के दबने पे भोजन आ जाएगा, लेकिन ये पहले एक्टिविटी कर रहा था, पहले अपनी एक्टिविटी किया। जैसे ही एक्टिविटी इसकी सही हो गई इसके सामने भोजन आ गया। जब भोजन आ गया तो इसको पुनर्बलन मिला, इसको प्रोत्साहन मिला। उसके बाद अगेन ये एक्टिविटी बार बार करना शुरू कर देता है। तो जैसे हमने थार्नडाइक में पढ़ा था कि बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक इसमें जोर दिया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बालक है, तो अगर बालक अच्छा मार्क्स लाता है, कोई लड़का है, मान लेते हैं ये कोई बालक है, अगर ये बालक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाता है, पहले अच्छे मार्क्स लाता है, गुड मार्क्स लाता है, तो उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार दे दिया जाता है। अब जब कुछ ना कुछ पुरस्कार दे दिया जाएगा तो इसके अंदर पुनर्बलन, इसके अंदर प्रोत्साहन आ जाएगा कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से चूहा पहले क्या किया, इधर उधर कूदा। जब इधर उधर कूदा, एक बार सही जगह पे कूद गया, जैसे ही सही जगह पे कूदा तो भोजन इसके सामने आ गया। तो ये अब सीख चुका है कि जैसे ही हम लीवर पे कूदेंगे तो हमारे सामने भोजन आ जाएगा। तो BF स्किनर जो हैं वो कहते हैं कि जैसे ही एक्टिविटी एक बार सही हो जाएगी तो उसको पुनर्बलन मिल जाएगा। जब पुनर्बलन मिल जाएगा तो उसकी लर्निंग और मजबूत हो जाएगी। अब यहाँ पे जो चूहा था उसकी लर्निंग तो मजबूत हुई ना, कि अब ये अब पता चल गया है इसको कि कूदने पे ही भोजन आएगा, तो ये अब इधर उधर कूदने की बजाय इस लीवर पे ही कूदेगा। तो जो उसकी लर्निंग थी, जो उसका अधिगम था, वो मजबूत होगा। तो इस यही कहता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो सवाल यहाँ पे किससे पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा कि BF स्किनर ने, कहाँ के थे, USA के। BF स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? तो चूहा और कबूतर पे। कभी कभी पूछ जाएगा इनका बुक का क्या नाम है, तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाएगा, खाली ये पूछा जाएगा कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। इनके अलग अलग जो उपनाम हैं, इन उपनामों को पूछा जाएगा। तो BF स्किनर के बारे में बस, इससे ज़्यादा आपसे कहीं से तक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो जितना भी हमने पढ़ना था BF स्किनर के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा पावलोव कंप्लीट हो गए हैं, थार्नडाइक कंप्लीट हो गए हैं, BF स्किनर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम अगला एक सिद्धांत देखते हैं, कोहलर का सिद्धांत, जो इनसाइड थ्योरी जिसको कहते हैं, वो क्या कहती है। अब ये जो कोहलर का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनसाइड थ्योरी, इनसाइड थ्योरी का मतलब अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके भी अलग अलग उपनाम हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको गेस्टाल्ट के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको समग्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी पूछा जाएगा कि इनसाइड थ्योरी या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। कभी पूछा जाएगा सूझ का सिद्धांत क्या होता है? तो कोहलर बताएंगे। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में कौन आता है? तो कोहलर आते हैं। समग्र सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। तो इस बुक को भी याद रख लेना है। अब ये सिद्धांत कहता क्या है? सिद्धांत ये कहता है, इसका आपने डेली लाइफ में बहुत सारे यूज देखा होगा, व्यवहारिक जीवन में आपको बहुत चीज़ें पता चली होंगी कि ये सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता क्या है। तो हालांकि इन्होंने जो कोहलर ने प्रयोग किया था वो वनमानुष पे किया था। ये सवाल पूछा जाता है कि वनमानुष पे प्रयोग किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने वनमानुष पे प्रयोग किया था? तो कोहलर ने प्रयोग किया था। और वो सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था। वनमानुष या सुल्तान नाम का क्या था? चिंपैंजी। इसका नाम भी पूछा जाता है, इसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था या वनमानुष था, उसी पर कोहलर ने प्रयोग किया था।
तो कोहलर का सिद्धांत क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। कोहलर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं या समग्र सिद्धांत भी कहते हैं। हालांकि जो कोहलर हैं इनके साथ कई और मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन इन मनोवैज्ञानिकों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कोहलर को दिया जाता है। तो कभी भी अगर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा जाएगा तो आप कोहलर ही बताएंगे। तो इनके साथ एक और मनोवैज्ञानिक थे जिसको वर्थिमर कहते हैं, ये भी थे। इनके साथ एक कोफ्का नाम के मनोवैज्ञानिक थे, इनका भी योगदान है। और इनके साथ एक कुर्ट लेविन नाम के मनोवैज्ञानिक थे, ये भी थे। लेकिन ये इनका इतना महत्व नहीं जितना कोहलर का है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि इनसाइड थ्योरी, सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे कोहलर को। और इनकी बुक का नाम भी याद रख लेना है, मेंटालिटी ऑफ एप्स। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि जो सूझ होती है वो आकस्मिक ज्ञान होती है। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाता है, जब उसके सामने कुछ परिस्थितियां दिखाई नहीं देती, अब क्या करें, तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में क्लिक करता है कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा। यही ये कहते हैं कि सूझ जो होती है आकस्मिक ज्ञान होती है, जब एक व्यक्ति विशेष को देख करके निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है, ये कोहलर कहते हैं। यानी कि किसी समस्या के आने पर, जैसे मान लेते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हैं, अब आपके सामने कोई समस्या आ गई। अब आपके सामने अगर समस्या आ गई तो उस समस्या के आने के बाद आपके मन और मस्तिष्क में अचानक कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, तब आप उस परिस्थिति से निकल पाएंगे। यानी कि अचानक आपके मन में वो सॉल्यूशन आ जाता है, पहले से ट्रायल करके आप नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बताऊँ, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लेते हैं कि कोई लड़का ए है। अब ये लड़का किसी अपने फ्रेंड के साथ मिलने जाता है, किसी अपने फ्रेंड के पास गया मिलने एक्स के साथ। मान लेते हैं कोई इसकी फ्रेंड है एक्स। अब इसके साथ ये क्या किया, ए अपनी फ्रेंड के साथ गया मिलने। अब जैसे ही ये मिलने गया, अब इसको तो नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होगा। जैसे ही ये मिलने गया, अब इसके जो पेरेंट्स हैं वो सामने दिखाई दे दिए। ए क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ गया एक्स के साथ मिलने। अब जब यहाँ पे ये मिलने गया, ये कहाँ पहुँच गया, ए पहुँच गया एक्स के पास। ए पहुँच गया एक्स के पास। जैसे ही एक्स के पास पहुँचा तो ये जो एक्स हैं, मान लेते हैं कि ये मेल है और ये है फीमेल। जैसे ही ए मेल पहुँचा अपने फ्रेंड के साथ, जो फीमेल है इसके पास पहुँच गया, तो इसके पेरेंट्स क्या किए, इनके पेरेंट्स को पता चल गया और इसके पेरेंट्स यहाँ पे पहुँच गए। अब जैसे ही इसके पेरेंट्स पहुंच जाते हैं तो इसके मन में डर था। अब तुरंत डर गया कि अब क्या होगा। तो अचानक इसके दिमाग में एक सूझ आया कि यहाँ से पतली गली से निकल लें, नहीं तो तोड़ा जा सकता है इनको। तो ये क्या किया, तुरंत भाग जाता है। तो इसी को कहते हैं सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का। अचानक आकस्मिक ज्ञान आपके मन और मस्तिष्क में आया कि अगर इस सिचुएशन से नहीं निकले तो फिर से कुटाई बराबर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि हमारे सामने अगर कोई सिचुएशन आती है, अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आता, तो कोई ना कोई आकस्मिक ज्ञान हमें मिल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इस एग्जाम्पल के माध्यम से, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आपके व्यवहारिक जीवन में काफ़ी हुआ होगा, तो इसके माध्यम से आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि वास्तव में जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो क्या होता है। अचानक मन और मस्तिष्क में अगर कोई थॉट आ जाता है, जैसे मान लेते हैं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। अब आपको एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, दाएं बाएं से कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तो आपके मन और मस्तिष्क में अचानक कोई थॉट आया, अगल बगल से नकल मार के किसी तरह से पास हो जाएंगे। तो अचानक ही अगर सूझ आ जाती है आपके मन में, तो उसी को कहते हैं इनसाइड थ्योरी, जिसको कोहलर ने दिया था। अब इन्होंने प्रयोग कैसे किया था, इनके प्रयोग को भी समझ लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक मान लेते हैं ये कमरा है। अब इस कमरे में इन्होंने जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था, सुल्तान, इस सुल्तान को बंद कर दिया। अब सुल्तान को बंद कर दिया और जो छत था उस छत से केले को लटका दिया। छत से केला लटक रहा है और इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बॉक्स रख दिया। तो जो सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था, अब वो सोच रहा था कि केले को किस तरह से खाया जाए। तो ये सोचते सोचते उसके मन में अचानक ख्याल आया कि अगर इस बॉक्स को हम रख करके इस बॉक्स के ऊपर चढ़ करके खाएंगे तो शायद केला मिल जाए। तो यह क्या करता है सुल्तान, ये सुल्तान इस बॉक्स को खिसकाता है और इस पर चढ़ जाता है। जैसे चढ़ जाता है तो ये केले को खा जाता है।
यानी कि उसके सामने एक परिस्थिति पैदा की गई। जब वो परिस्थिति में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसके मन और मस्तिष्क में अचानक ज्ञान आया कि किस तरह से इस केले को खाया जा सकता है। उसके बाद फिर क्या किया, थोड़ी सी सिचुएशन को कठिन किया गया। कैसे, ये जो केला था इस केले को थोड़ा सा और ऊंचाई पे लटका दिया गया, और ऊंचाई पे लटका दिया गया। उसके बाद एक और बॉक्स रख दिया गया, 2 बॉक्स रख दिए गए। अब ये सुल्तान क्या करेगा, सुल्तान ये सोचेगा कि एक बॉक्स को लगाने से तो केला नहीं मिल पा रहा है, तो उसके दिमाग में आएगा कि अगर एक बॉक्स लगाने से नहीं मिल रहा है तो एक बॉक्स हमारे सामने और है, तो इस बॉक्स के ऊपर भी एक बॉक्स रख दिया तो फिर से केले को पा जाता है। तो सिचुएशन जो हमारे सामने रहती है, जो आकस्मिक सिचुएशन हमारे सामने पड़ जाती है, कोई विशेष परिस्थिति हमारे सामने दिखाई देती है, तो उस विशेष परिस्थिति में अचानक कहीं ना कहीं हमारे मन में सूझ आ जाती है, एक हमें ज्ञान आ जाता है, आकस्मिक ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से हम उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से निकल पाते हैं। तो इसी को कहते हैं इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी जिसको किसने दिया था, तो कोहलर ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने 3 सिद्धांतों को कवर किया। हमने पावलोव को खत्म कर लिया, हमने स्किनर को खत्म किया, हमने कोहलर को कंप्लीट कर लिया है, और पिछले वीडियो में हम थार्नडाइक को कवर कर चुके हैं। तो जो लर्निंग की जो थ्योरी हैं, जो लर्निंग से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग अब कवर कर चुके हैं। तो जो थोड़ा बहुत और कुछ बचा होगा उसको भी अब हम आगे कवर करेंगे। तो इसी तरह से सीडीपी की सीरीज चलती रहेगी, और बहुत जल्दी ही हम इस सीडीपी की सीरीज को ख़त्म करेंगे और पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो सीडीपी हमारी है वो और मजबूत हो सके। और इसके साथ ही हम अब जल्दी ही एक प्लानिंग के माध्यम से मैथ के जो वीडियो हैं वो पूरा 0 से लेकर के एक अच्छे लेवल तक हम आपको मैथ की वीडियो प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, किस तरह से आपको वीडियो और समझाया जाए कि आपको अच्छे से समझ आए। तो फ्रेंड्स, आप आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपके फ्रेंड्स, आपके जो ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि थोड़ा और मोटिवेशन मिलता रहे। और जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।